नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 25। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कीजिए। सितारे हिंद जो है किस लेखक का उपनाम है। ऑप्शन देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, सी ऑप्शन देखिए प्रेमचंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों उसका राइट आंसर। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आप सभी ने पढ़ा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। साथ ही साथ दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं दोस्तों, ये भारतीय विद्वान, भाषाविद और इतिहासकार रहे हैं। यहाँ से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था। 1823 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इनकी आत्मकथा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। क्या है प्रमुख रचनाएं इनकी, जैसे राजा भोज का सपना। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, राजा भोज का सपना। ठीक है, राजा भोज का सपना इनकी रचना है दोस्तों, प्रमुख रचना है, याद रखेंगे। साथ ही साथ जो है इनकी रचना है मानव धर्मसार। ठीक है, क्या है, मानव धर्मसार। ठीक है, मानव धर्मसार जो है किसकी रचना है, आपको पूछा जा सकता है। मानव धर्मसार किसकी रचना है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ठीक है, राजा भोज का सपना इनकी रचना है। साथ ही साथ दोस्तों एक इनकी रचना है बेताल पच्चीसी। ठीक है, बेताल पच्चीसी इनकी रचना है। ठीक है, क्या है, बेताल पच्चीसी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बेताल पच्चीसी। ठीक है, बेताल पच्चीसी जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी आत्मकथा आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की आत्मकथा का नाम आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, तो आत्मकथा क्या है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, ये याद रखेंगे। क्या है, सवानेह उमरी। क्या है, सवानेह, सवानेह उमरी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, सवानेह उमरी जो है ये दोस्तों आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है ये, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा भी गया था पहले। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उदयभान चरित के रचनाकार कौन है। आपको बताना है उदयभान चरित के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां, या फिर भगवान दीप। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, उदयभान चरित के रचनाकार कौन है, ये बताना है आपने। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, उदयभान चरित के रचनाकार हैं दोस्तों कौन है, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, साथ ही साथ उदयभान चरित दोस्तों जिसे हम रानी केतकी की कहानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, रानी केतकी की कहानी जो है इसी को दोस्तों, यानी कि उदयभान चरित का दूसरा नाम क्या है, रानी केतकी की कहानी। याद रखेंगे, उदयभान चरित को रानी केतकी की कहानी भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, इंसा अल्लाह खान ने जो है रानी केतकी की कहानी आप जानती हैं, ये क्या है, ये हिंदी की पहली क्या है कहानी है। ठीक है, क्या है, हिंदी की पहली कहानी है। ठीक है, पूछा जा सकता है हिंदी की पहली कहानी कौन सी है।
वो है दोस्तों रानी केतकी की कहानी। किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है इंसा अल्लाह खां ने। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है रानी केतकी की कहानी को जो है किस भाषा में इंसा अल्लाह खां ने लिखा है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी को लिखा है किस भाषा में लिखा है इसको? इसको लिखा है खड़ी बोली में। ठीक है, किसमें लिखा है? खड़ी बोली में इसको लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इंशा अल्लाह खां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं। देखिए इंशा अल्लाह खां जो है ये एक उर्दू और हिंदी लेखक रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो हिंदी की जो पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी, इसके लिए इनको जाना जाता है दोस्तों, इंशा अल्लाह खां को। और जैसे उर्दू का प्रथम व्याकरण जो है, उर्दू का जो प्रथम व्याकरण है उसकी रचना भी इन्होंने की थी। ठीक है, उर्दू का प्रथम व्याकरण क्या है? उर्दू का प्रथम व्याकरण है दरिया ए लतफत। क्या है? दरिया ए दरिया ए सॉरी लतफत। ठीक है, दरिया ए लतफत जो है ये क्या है? ये उर्दू का प्रथम व्याकरण है। ठीक है, उर्दू का प्रथम व्याकरण। ठीक है, उर्दू का प्रथम व्याकरण है दरिया ए लतफत। इसकी रचना भी किसने की? इसकी रचना भी इंशा अल्लाह खां ने की। ठीक है, याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है, तो आपको बताना है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है? ऑप्शन देखिए, 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1885 से आज तक, या फिर 1940। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? 1850 से लेकर आज तक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक काल। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी यानी कि भारतेंदु युग से अब तक मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, भारतेंदु युग से लेकर अब तक जो मानी जाती है समय सीमा किसकी मानी जाती है? आधुनिक काल की। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है पद्य पुष्पांजलि जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे दोस्तों ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है लोचन प्रसाद का, तो याद रखेंगे लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1887 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे जो हैं ये 2 भाषाओं में रचना करते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिंदी और उड़िया में इन्होंने रचनाएं की हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो हिंदी में की है, ठीक है, दूसरी भाषा उड़िया। ठीक है, याद रखेंगे, हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे ने। इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं, तो लोचन प्रसाद पांडे की जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। जैसे कली काल इनकी रचना है दोस्तों। एक क्या है? कली काल। ठीक है, क्या है? कली कली काल किसकी रचना है? तो ये है लोचन प्रसाद पांडे की। साथ ही साथ इनकी रचना है प्रवासी। ठीक है, क्या है? प्रवासी इनकी रचना है, याद रखेंगे। और दो मित्र इनकी रचना है, दो मित्र। ठीक है, क्या है? दो मित्र जो है इनकी रचना है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है बालिका विनोद। ठीक है, क्या है? बालिका बालिका विनोद किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। तो बालिका विनोद जो है रचना किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की है। तो ये प्रमुख रचनाएं याद रखेंगे लोचन प्रसाद पांडे से। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करना है। 5 में काव्य मंजूषा की रचनाकार हैं, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में काव्य मंजूषा की रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नाथूराम शर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है? मैंने बताया था आपको पहले भी काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है दोस्तों काव्य मंजूषा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से आपको याद रखना है दोस्तों, इनका आपको जन्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जन्म क्या कब हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का? इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1864 में इनका जन्म हुआ था। 1864 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, आप जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया था आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और साथ ही साथ इन्होंने जो है 17 वर्षों तक जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, याद रखेंगे सरस्वती पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। ठीक है, कब तक किया? यानी कि 17 वर्षों तक इसका संपादन का कार्य किया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और प्रमुख रचनाओं की बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो सारी रचनाएं इनकी आपको याद रखनी है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, उनको आपने याद रखना है। प्रमुख जो रचनाएं हैं, ठीक है, प्रमुख जो रचनाएं याद रखनी है। प्रमुख रचनाएं जैसे आपका काव्य मंजूषा हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ आपका विनय विनोद इनकी रचना है। ठीक है, तो एक एक करके इनकी जो है रचनाएं आपको याद रखनी है। जैसे आपका फर्स्ट जो प्रश्न है आपका काव्य मंजूषा, इसको याद रखेंगे। काव्य मंजूषा के साथ साथ दोस्तों विनय विनोद, ठीक है, रचना क्या है इनकी? विनय विनोद। ठीक है, विनय विनोद किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। तो विनय विनोद किसकी रचना है? महावीर प्रसाद की द्विवेदी की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है संपत्ति शास्त्र। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले भी ये। ठीक है, संपत्ति शास्त्र जो है ये किसकी रचना है? संपत्ति शास्त्र ये रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साथ ही साथ रसज्ञ रंजन इनकी रचना है। क्या है? रसज्ञ रंजन। ठीक है, रसज्ञ रसज्ञ रंजन जो है ये किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। तो रसज्ञ रंजन भी जो है इन्हीं की रचना है दोस्तों। गंगा लहरी इनकी रचना है। ठीक है, ऋतु तरंगणी इनकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इनकी रचना है दोस्तों स्नेहमाला इनकी रचना है। ठीक है, तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उनको याद रखेंगे। जैसे आपका काव्य मंजूषा हो गया। काव्य मंजूषा कब आया था दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है। ये काव्य मंजूषा आया था 1903 में। ठीक है, कब आया था? 1903 में आया था काव्य मंजूषा। उसके साथ साथ ही आपको दोस्तों याद रखना है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी। देवी स्तुति तक इनकी रचना है। काव्य मंजूषा हो गया। ठीक है, विनय विनोद हो गया, स्नेहमाला हो गया, ऋतु तरंगिणी इनकी रचना है, संपत्ति शास्त्र हो गया, रसज्ञ रंजन हो गया, गंगा लहरी हो गया। ठीक है, साथ ही साथ नैषधि जो है चरित चर्चा हो गया। तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वृत्त संहार के रचनाकार कौन है आपको बताना है। वृत्त संहार के रचनाकार ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का? वृत्त संहार के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों वृत्त संहार। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैथिली शरण गुप्त से आपको इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं। मैथिली शरण गुप्त से, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आप सभी ने पढ़ा है। इनकी रचनाएं हैं जैसे आपको याद रखना है रंग में भंग। ठीक है, किसकी रचना है? रंग में भंग। तो आपको याद रखना है रंग में भंग जो है ये किसकी रचना है? ये है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना। रंग में भंग हो गया, जयद्रथ वध हो गया। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, ठीक है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा भारत भारती। ठीक है,
भारत भारती जो है ये भी आपका मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती के साथ साथ और कौन सी रचना है मैथिली शरण गुप्त की? भारत भारती हो गया, साकेत हो गया, ठीक है, साकेत। ठीक है, साकेत हो गया। और इनकी रचनाएं कौन सी है? साकेत के साथ साथ इनकी रचनाएं दोस्तों किसान, किसान इनकी रचना है, किसान। किसान के साथ साथ पंचवटी इनकी रचना है, ठीक है, पंचवटी। ठीक है, पंचवटी हो गया। पंचवटी के साथ साथ दोस्तों इनकी रचना है यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है, जैसे आपका साकेत है, यह आया था इनका 1931 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्रमुख जो इनका साकेत है कब आया था? 1931 को आया था। तो ये प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, जैसे आपका कौन कौन से हैं? रंगम भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जय भारत भी इनकी एक रचना है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है मैथिली शरण गुप्त से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद जोशी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जयशंकर प्रसाद को जो है छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलाचंद जोशी ने दोस्तों छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद को माना है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। 8 है दोस्तों, छायावादी कविता जो है कुर्री के प्रति किसकी रचना है? आपको बताना है छायावादी कविता है कुर्री के प्रति, ये किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मुकुटधर पांडे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 8 का? ठीक है, कुर्री के प्रति जो है ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुर्री के प्रति ये रचना है दोस्तों किसकी है? ये रचना है मुकुटधर पांडे की। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुकुटधर पांडे की रचना है कुर्री के प्रति। ठीक है, साथ ही साथ मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों। मुकुटधर पांडे की कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? ठीक है, जैसे आपका कुर्री के प्रति हो गया। ठीक है, साथ ही साथ पूजा फूल इनकी रचना है। ठीक है, पूजा फूल। ठीक है, पूजा फूल इनकी रचना है। साथ ही साथ दोस्तों और कौन सी रचना है मुकुटधर पांडे की? पूजा फूल हो गया। सैल बाला इनकी रचना है। ठीक है, सैल बाला। ठीक है, सैल बाला हो गया। साथ ही साथ परिश्रम इनकी रचना है, परिश्रम। ठीक है, परिश्रम हो गया। परिश्रम के साथ साथ इनकी रचना है दोस्तों कौन सी है? इनकी रचना स्मृति पुंज। ठीक है, कौन सी है? स्मृति पुंज। ठीक है, स्मृति पुंज। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मुकुटधर पांडे की हैं, आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? आपको बताना है छायावाद को जो है चित्रभाषा शैली जो है किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? छायावाद को त्रिभाषा शैली जो है, सॉरी, चित्रभाषा शैली किसने कहा है? तो छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं दोस्तों पूछी जा सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मैंने आपको बता रखी है। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? जैसे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, प्रमुख रचना है इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनकी प्रमुख रचना है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा इनकी जो रचना है कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है। ठीक है, प्रमुख रचना है इनकी चिंतामणि।
ठीक है। चिंतामणि के साथ साथ इनकी रचना है दोस्तों रस मीमांसा, ठीक है। प्रमुख रचनाएं ये पूछी भी गई थी पहले, रस मीमांसा। ये रस मीमांसा रचना किसकी है? तो ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने कब लिखा था? ये लिखा था 1929 में, 1929 में लिखा था। चिंतामणि जो है ये क्या है? एक निबंध संग्रह है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। रस मीमांसा जो है ये आया था 1920 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? आपको बताना है छायावाद के सर्वाधिक जो है कटु आलोचक कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? छायावाद की सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? तो आप सभी जानते हैं 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे छायावाद के सर्वाधिक जो है कटु आलोचक कौन है? तो वो है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैंने ऊपर अभी बताया था आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं बताई थी। जैसे आपका देवी स्तुति स्तक हो गया, काव्य मंजूषा हो गया, विनय विनोद हो गया, स्नेह माला हो गया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। हिंदी का प्रथम जो है गीति नाट्य कहलाता है। आपको बताना है हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन सा कहलाता है? अंधा युग, प्रेम पथिक, करुणालय या फिर उर्वशी? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा करुणालय, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो गीत नाट्य है दोस्तों, गीत और नाटक का इसमें मिश्रण रहता है, ठीक है, गीत और नाटक का, ठीक है, गीत और नाटक का मिश्रण रहता है। तो करुणालय तो आपको याद रखा, करुणालय किसकी रचना है? ठीक है, करुणालय हिंदी का जो है दोस्तों, हिंदी का प्रथम जो गीत नाट्य है वो है दोस्तों करुणालय। इसको लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। किसने लिखा है इसको? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों करुणालय। ये कब आया था ये भी आपको याद रखना है। जो जयशंकर प्रसाद ने जो है करुणालय को कब लिखा था, इसको याद रखेंगे, 1912 में लिखा था, ठीक है। तो ये जो है हिंदी का प्रथम क्या है? गीति नाट्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, प्रगतिवाद का समय क्या है? तो आपको बताना है हिंदी में प्रगतिवाद का समय क्या है, समय सीमा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1936 से 1943, 1935 से 1943, 1936 से 1947 या फिर 1935 से 1953। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? प्रगतिवाद का समय क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1936 से लेकर 1943 तक का जो समय है उसको हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रगतिवाद दोस्तों आप जानते हैं हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का जो समय है मुख्य रूप से 1936 से 1950 तक माना जाता है, जो छायावाद के बाद सामाजिक यथार्थ और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर सामाजिक शोषण और जनजीवन के संघर्षों को चित्रित करने के लिए शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा देखिए अगला 13 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आपको बताना है दोस्तों 13 में कि प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1935, 1936, 1938 या फिर 1945। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ, कहाँ हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये कुछ 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद रखना है। जैसे प्रगतिशील लेखक संघ है, इसका जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था लखनऊ में, ठीक है। कहाँ हुआ था? लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और ये प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है ये हुआ था 1936 में, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 13 का, ठीक है, याद रखेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ का
जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्षता की थी दोस्तों, किसने की थी? प्रेमचंद ने। ठीक है, किसने की थी? प्रेमचंद ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था और अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये दोस्तों आपको याद रखना, प्रगतिशील लेखक संघ जो है, ये मैंने ऊपर जो बताया आपको अभी कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों प्रगतिवाद में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, प्रगतिवाद विभ्रम है, ये कथन किसका है आपको बताना है। प्रगतिवाद जो है विभ्रम है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, अज्ञे, त्रिलोचन, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद विभ्रम है, ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों डॉक्टर जगदीश गुप्त का। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रगतिवाद विभ्रम है, ये किसने कहा है? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या होगा देखिए आंसर। प्रगतिवाद जो है छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ। यह कथन जो है किसका है आपको बताना है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। स्टेटमेंट देखिए क्या है कथन। प्रगतिवाद जो है छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है। ये कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र से इंपॉर्टेंट आपको इनकी रचनाएं पूछी जा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? जैसे विचार और विवेचन इनकी रचना है। ठीक है, विचार विचार एवं विवेचन। ठीक है, विचार एवं विवेचन, ये किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की। साथ ही साथ अगली जो इनकी रचना है, कौन सी रचना है? विचार और अनुभूति इनकी रचना है। विचार और अनुभूति। ठीक है, विचार और अनुभूति जो है ये किसकी रचना है? ये भी दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी रचना है दोस्तों रस सिद्धांत इनकी रचना है। ठीक है, रस सिद्धांत। ठीक है, रस सिद्धांत जो है किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। ये भी दोस्तों किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, रस सिद्धांत हो गया, समस्या और समाधान हो गया। ठीक है, अरस्तु का काव्य शास्त्र हो गया। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र की हैं, आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको आंसर बताना है। क्या है क्वेश्चन देखिए, धरती का कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है धरती का कवि किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, नागार्जुन, त्रिलोचन, दिनकर या फिर शिव मंगल सिंह। क्या हो जाएगा राइट आंसर 16 का? धरती का कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिलोचन। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर त्रिलोचन नहीं होता और यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में होता तो आप आंसर लगाते सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर लें कि धरती का पुत्र किसे कहा जाता है। तो धरती का पुत्र कहा जाता है, सॉरी, धरती का कवि किसको कहा जाता है? एक तो कहा जाता है त्रिलोचन को, याद रखेंगे। दूसरा जो है धरती का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत और त्रिलोचन को जो है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? धरती का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर कहीं पर आपका त्रिलोचन नहीं है और वहाँ पर आपका सुमित्रानंदन पंत दिया है तो आंसर आपका तब आपका क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, त्रिलोचन और सुमित्रानंदन पंत। साथ ही साथ दोस्तों त्रिलोचन की यहाँ पर बात करें तो त्रिलोचन जो है दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं। त्रिलोचन का जो मूल नाम था दोस्तों क्या था? आपको पूछा जा सकता है इनका मूल नाम क्या था। ठीक है, इनका मूल नाम था दोस्तों वासुदेव सिंह। ठीक है, क्या था? वासुदेव सिंह इनका मूल नाम था।
ठीक है। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जा सकते हैं। ठीक है, त्रिलोचन की प्रमुख रचनाओं की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। जैसे आपका धरती हो गया, धरती इनकी रचना है। ठीक है, धरती हो गया। गुलाब और बुलबुल इनकी रचना है। ठीक है, याद रखेंगे, गुलाब और बुलबुल। ठीक है, गुलाब और बुलबुल किसकी रचना है? तो ये है त्रिलोचन की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है इनकी रचना जो है, उस जनपद का कवि हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी रचना, उस जनपद का, ठीक है, उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ। ये किसकी रचना है? तो ये त्रिलोचन की रचना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और क्या रचना है इनकी? तुम्हें सौंपता हूँ इनकी रचना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो आपको याद रखना है। त्रिलोचन की कौन सी रचना है जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो त्रिलोचन की रचना है दोस्तों, ताप की ताई में ताई हुई दिन। ठीक है, क्या है? ताप की ताप की ताप की ताई हुए ताप की ताई हुए दिन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये रचना जो है, इसके लिए त्रिलोचन को जो है क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1982 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो त्रिलोचन है दोस्तों, जिनका मूल नाम वासुदेव सिंह है, इनकी प्रमुख रचनाएं मैंने बता दी आपको, और इनको ताप के ताए हुए दिन के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था अगर पूछा जाएगा तो 1982 में मिला था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। प्रगतिवादी कविता है दोस्तों भैंसा गाड़ी, इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताना है? प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी। ठीक है, भैंसा गाड़ी की रचयिता कौन है बताना है। अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। भैंसा गाड़ी की रचना किसने की है? भगवती चरण वर्मा ने की है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। भगवती चरण वर्मा से आपको दोस्तों इनकी रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं याद रखेंगे। पहली रचना याद रखेंगे, चित्रलेखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनकी, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो ये भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, चित्रलेखा हो गया। अपने खिलौने, ठीक है, क्या है रचना? अपने खिलौने। ठीक है, अपने अपने खिलौने किसकी रचना है? ये भी जो है भगवती चरण वर्मा की है। साथ ही साथ इसकी जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है, ये भी प्रमुख है। ठीक है, टेढ़े टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है एक इसकी रचना है, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, और भूले विसरे चित्र जो है इनकी रचना है, भूले विसरे चित्र। ठीक है, भूले विसरे चित्र, भूले विसरे चित्र। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की, इनको याद रखेंगे। जैसे आपका इनकी एक और रचना है, बुझता दीपक। ठीक है, क्या है? बुझता बुझता दीपक। ठीक है, बुझता दीपक। तो ये काफ़ी सारी रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा की, तो आपको सारी याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, जायसी ने अपने गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है। तो जायसी ने दोस्तों अपने गुरु का उल्लेख जो है पद्मावत में किया है। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था ये आपने बताना है। हीरामन, ख्वाजा निजामुद्दीन, सैयद अशरफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का? जायसी ने अपने गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है। तो जायसी के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का। क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर? सैयद अशरफ। ठीक है, जायसी के गुरु कौन थे? सैयद अशरफ। ठीक है, जिनका उल्लेख किसमें मिलता है?
पद्मावत में मिलता है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की है, आप सभी जानते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जायसी की बात हो रही है तो इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, ठीक है, आखिरी कलाम हो गया, ठीक है, काफ़ी सारी रचनाएं इनकी, कान्हावत हो गया, कहरानामा हो गया। तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, आपको सारी याद रखनी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। क्या है देखिए, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से माना है? तो यहाँ पर आपको बताना है जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ जो है किस महीने से माना है? ऑप्शन देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ या फिर आषाढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का दोस्तों? क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का, जैसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आषाढ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इसका आंसर करेंगे। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, आपको बताना है सूफी काव्य परंपरा में जो है सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? ऑप्शन देखिए, मधुमालती, पद्मावत, मृगावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है दोस्तों कौन सी है? तो वो है दोस्तों पद्मावत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।